अम्मी जितनी चुप थीं इतनी ही गहरी, और इस गहराई के ख़्याल से उसे बड़ा खौफ आता था। वो तो दिन भर के कपड़े धो कर लंगी पर भलाया करती हैं और टूटे चूल्हों के मरम्मत करती रहती हैं और मशीन में झुके कपड़े सीती रहती हैं। दरअसल वहाँ नहीं होती थी। दफ्तर से आने के बाद अब्बा जी छुकी छुकी नर्सों के साथ उनके करीब फर्श पे बैठे रहते और दोनों आपस में कोई बात ना करते। वो अच्छू और सफिया बाजी के साथ भारी जी जी लिए ताश खेलती रहती। इस अटल मंजर से उसके अंदर दर्द की टीसें उठने लगती। उसका जी चाहता वो चीख चीख के कहे, वो चीख चीख के सबसे कहे, बोलो तुम बोलते क्यों नहीं? मगर जाहिर है कि खामोशी उस मंजर की बंद थी। और जब अब्बा जी उठकर अपने कमरे में चले जाते और लैंप चलाकर मोटी मोटी किताबें खोल बैठते, अम्मी बावर्ची खाने का रुख करती। वो धीरे धीरे अधसिले कपड़े तय करके टोकरी में रखती और बची हुई कतरों को खाकी खाकी रंग की पोटली में डालकर मशीन के ऊपर ढकना रख देती। वो शुरू से इसी तरह कतरने समेटी चली आई थी। रात को खाने के बाद जब उससे आज रस्म घर में भरने लगता, अम्मी पलंग पर लेटी तस्वीर घुमाती रहती। अच्छू साइकिल लेकर बाहर जाता, तब इसकी आंखों में तहफ़्फ़ुज़ का वो नशा उतरने लगा। इस तमाम दुख और महरूमी और खौफ में बड़ा अमन था। वो चुपके से जाकर अम्मी के साथ लिपट जाती। उनके जिस्म की गर्मी में शहद की सी मिठास उसे बड़ी भाती थी। अब इस मिठास की शिद्दत से उसे अपना दिल फटता महसूस होता, तो वो झुककर अम्मी का पाँव चूमने लगती है और आंसू आप ही आप गिर के उसके सुथरे पाँव को धोने लगते। ऐसे में अम्मी ररस जाती और फौरन उठ के उनके सर को सीने से लगाती। या खुदा, तूने मुझे किन दीवानों में ला डाला है? वो रोते हुए कहती हैं। अब्बा जी इस तरह उनके पाँव को आंसू से भिगोया करते थे। ये बात भी बिल्कुल पक्की थी। अलावा इन आंसुओं के और जिस्म के शहद ऐसी मिठास के बाकी सब सानवी थे। अगर वो दिन भर वैश्यों की तरह गुलाम हुसैन अब्बा के चपरासी या फिर अच्छों की साइकिल चलाती और फिर दरख्तों पर चढ़ चढ़ के नजूब बेगम गुलाम हुसैन की बेटी ये झोली में पकी पकी रस भरी जामुनें गिराया करती या अपने दुपट्टे का फुफा बनाकर उछालती फिरती। और सफिया बाजी उसे गालियाँ दिए जाती थी। सब कतन अहम ना था। एक रोज़ उसे सफिया बाजी की डांट के बावजूद अच्छू के दोस्त सफ़र के साथ साइकिल की रेस लगाई और बैडमिंटन खेली और दोनों हार हार कर भी उसके अंदर बुलती हुई वैसी खुशी मद्धम न हुई और बेतहाशा हंसती रही। और सफ़र अपने चीते पर झंझला सा गया। तब उसने बड़ी संजीदगी के साथ सफ़र को समझाना चाहा कि तस्वीर बेहद महफूज है और उसे हराया नहीं जा सकता। लोग उसको हैरान नहीं कर सकते कि वो लोगों को खूब अच्छी तरह देख सकती है। अगर कोई चीज़ उसे हैरान कर सकती है तो महज उसका वजूद। मगर सफ़र उसके उलझे अल्फाज से ज़्यादा झुंझला गया और अपनी उंगलियों को चढ़क कर खामोश रह गया। शायद उसको भी अल्फाज का मसला दरपेश था। चुनाचे वो पलट कर छू के साथ अंग्रेजी की नई फिल्म पर बहस करने लगता। मगर बहस की सुनार कर अखियों से उसकी तरफ देखते रहते और बार बार अपने बालों पर हाथ फेरता रहता। वो अपनी हंसी दबाती जामन के तने के साथ लगी खड़ी रही। जाते हुए जब सफ़र ने उसकी तरफ पलट कर देखा, उसे यूं ही कुछ वहम सा हुआ कि उसकी आंखों में नमी चबक रही थी। उसे बहुत दिन से सफ़र को देखते रहने के बाद उसे एहसास होने लगा कि इंसानों की तीसरी किस्म है। इन सब इंसानों से मुख्तलिफ जिनको अब तक आंख देखती आई है। शायद वो जानता था कि दरअसल वो क्या है। देखने वाली आंख और देखे जाने वाली आंख के मिलाप के तस्वुर से उसका दिल लरस गया। खौफजदा होकर उसने सोचा कि अब सफ़र पर ना हंसेगी। अच्छू और सफ़र दोनों चुरा चुरा के बाजे की किताबें पढ़ते। अच्छू के कमरे में कागज़ों के ढेर लगे होते और सफ़र पढ़ते हुए किताबें पेंसिल से हल्के हल्के निशान भी लगाया करता और कभी कभी फिक्रा अपनी टेरी नोट बुक में लेता। उसे पढ़ाई से कोई दिलचस्पी ना थी। चंद एक किताबें जो उसने स्कूल के लाइब्रेरी से लेकर पढ़ी थी उसे इंतहा से ज़्यादा झूठी महसूस हुई थी। अल्फाज पर यूं भी उसका ईमान ना था। अब तो हर वक्त लोग उसे मैट्रिक के इम्तहान से डराते रहते थे। मगर उसे मालूम था कि एक आध बार चीज़ सीखकर भी वो अच्छे खासे पर्चे कर सकती है। चुनाचे वो ज़्यादातर वक्त लोके के देखने में सर्फ करती। ये उन्हीं दिनों की बात थी जब
दिन दिन भर अच्छू के पास बैठा रहता और सफिया बाजी उसे लड़कों के सामने उछलने कूदने इस पर बेतहाशा को टोकने लगी थी और उसे किसी आने वाले लम्हे के खौफ से बुरी तरह घेरना शुरू कर दिया। अपने आप को देख सकने की बेनाम खलिश उसके जहन में बासे तौर पर उभर आई। उसके यकीन सा हो गया कि जब वो किसी रोज़ आईने के सामने रुकेगी तो एक के बजाय उसके दो वजूद साथ साथ खड़े होंगे, या तो ये चलते चलते किसी रोज़ वो अपने आप से टकरा जाएगी और उसे खुद अपनी आंखों में आंखें डालकर देखना होगा। देखने वाली आंख और देखी जाने वाली आंख का मिलाप होगा। यहाँ हादसा ज़ाते खुद अहमियत ना रखता था कि उसे मालूम था कि दरअसल यूं ना होगा मगर मंजर तो मौजूद था और मंजर ही दरअसल अहम था। इम्तिहान के बाद की तवील छुट्टियों में मंजर गहरा होता गया। बिलाखिर उसने अम्मी से कहा, अगर चलते चलते किसी रोज़ आप अपने आप से टकरा जाएं, अपने आप को सामने देख लें और वो कुछ देख लें जो आज नहीं देखा, तो फिर या खुदाया तूने मुझे किन दीवानों में ला डाला है। अम्मी ने लरज के कहा। उस रोज़ उसे पहली बार यूं लगा था जैसे वो किसी और दुनिया के भुरभुरे किनारे पर खड़ी अम्मी से बातें कर रही हो, और ये एहसास बड़ा तकलीफ दे था। उसने फ़ौरन उसके जहन से झटक दिया, मगर उसी शाम सफ़र ने उससे बड़ी कठोर बात कही।